ये जिला पंचायत जो है वो तकरीबन वहाँ से करोड़ों रुपए, मुझे 4-5 करोड़ रुपए कमा के लेके जा बताया जा रहा 20 लाख रुपए खर्च हो गए। अब जब आप करवाने वाले थे अपने पैसों से वो काम, तब क्या इस बजट लेकर चल रहे थे आप? मुझे नहीं लगता कि बोरिंग का जो खर्च है मुश्किल से 5-6 लाख रुपया होगा। अब रही इको टैक्स की बात, भैया आप पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ करेंगे तब ना आप टैक्स लोगे। ये जो विधायक के लोग हैं वो करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं, तो वैसे देखिए ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। पानी की समस्याओं को लेकर अभी बड़कोट में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो हमें लगा स्थानीय जो विधायक हैं संजू डोभाल जी, उनसे मुलाकात की जाए। तो उनके जब हम आवास पर पहुंचे तो यहाँ हमें विनोद डोभाल जी मिले हैं। विनोद डोभाल कुथरू, जो उनके छोटे भाई हैं, सामाजिक रूप से अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और इसी पानी के ऊपर शुरुआत में सुनने में आया था इन्होंने टैंकर्स बहुत लगाए थे, तो हमें लगा इन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपका विनोद भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकार्पण का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप समय समय पे हमारे क्षेत्र में आते हैं और जन समस्याओं को, जो यहाँ के राजनेता लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके सामने भी उनकी समस्याओं को रखते हैं और लोगों की बात को भी सरकार तक पहुँचाते हैं। आपकी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो मैं भी कहना चाहूंगा विनोद भाई। आपने शुरुआत में जब पानी की समस्याएं शुरू हुई थी तो लगातार आपने पानी के टैंकर्स घर घर तक पहुंचाए और ब्लॉक वाइज आप उनको पहुंचा रहे थे। तो ये राजनीतिक एक कदम था या आपको लगा वास्तविक यार कि लोगों को परेशानी हो रही है, काम करना चाहिए? नहीं, ऐसे त्रिभुवन भाई, ऐसा है जो बड़कों में पानी की समस्या है वो असल में क्या कारण है कि पहले इस शहर की जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पुराना पानी की सप्लाई का वो एज इट इज है। उसमें रिपेयरिंग का काम होता है या कुछ और होता है, लेकिन कोई नई पाइपलाइन यहाँ पे नहीं बनी है। तो और जब से संजय डोभाल जी विधायक बने हैं तो मेरे ख्याल से पिछले साल इतनी समस्या नहीं हुई थी। इस बार ये समस्या कुछ गंभीर रूप से सामने आई है, पानी की समस्या। तो ये पानी के जो टैंकर है वो मैंने नहीं पहुंचाया है, वो विधायक जी ने जल संस्थान वालों की मीटिंग करी थी और जो यहाँ पे एसडीएम है उनको बोला था कि भैया अभी जब वैकल्पिक व्यवस्था जब तक पानी की नहीं हो सकती है तब तक यहाँ पे टैंकरों की व्यवस्था करी जाए और लोगों को जहाँ तक हो सकता है पानी की जो समस्या है उससे निजात दिलाया जाए। उसके लिए मेरा कोई योगदान नहीं है। वो जो है वो विधायक जी और नगर पालिका का चार्ज आजकल उप जिलाधिकारी का पास है, उनके द्वारा कराई जा रही है। हाँ, मैंने जरूर उनको सलाह दी थी कि मैंने कहा कि भैया जो पानी की समस्या है इसके लिए कुछ करो। तो आजकल आचार संहिता भी चल रही थी, तो जल संस्थान वालों की मीटिंग बुलाई थी। तो जो ये बोरिंग का आइडिया है वो सबसे पहले हमने ही दिया था, तो इसके लिए पैसे की एक समस्या आ रही थी। तो हमने पहले जल संस्थान को साफ बोला था कि भैया ऐसा है कि बोरिंग हम करा देते हैं, कनेक्शन हम वहाँ पे लगा देते हैं, इसका जो भी खर्च आता है उस रुपये को हम दे देते हैं। विधायक जी के पास समस्या ये थी कि अभी आचार संहिता उनके द्वारा पैसा तो दिया नहीं जा सकता था। और फिर मैंने ये बोला था कि बाद में अगर आपको ये पैसा सरकार की किसी और उससे आता है, इसके लिए फंड या विधायक जी देते हैं, तो मेरा पैसा आप लौटा देना। अच्छा। और फिलहाल की स्थिति में आप काम चला दो, और नहीं अगर पैसा आता है तो आप उस पैसे से काम करो, लेकिन लोगों को पानी मिल जाना चाहिए। ये मेरा अपना एक सोच थी और उस पर सारे एग्री हो गए थे। फिर बीच में उसमें राजनीति होने लगी। फिर मैंने उस दिन भी प्रेस करी थी, हमने साहब बोला भैया अब हमारे से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बहुत सारे राजनीतिक लोग आ गए, जिला पंचायत और यहाँ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं वो भी आ गए। तो फिर हमने अपना हाथ खींच लिया, अब वो क्या कर रहे हैं उसमें क्या नहीं कर रहे अच्छी हैं। बात हो गई, इससे एक प्रश्न का बड़ा अच्छा उत्तर हमें शायद मिलेगा। सर, बताया जा रहा 20 लाख रुपए खर्च हो गए। अब जब आप करवाने वाले थे अपने पैसों से वो काम, तब क्या इस बजट लेकर चल रहे थे आप? मुझे नहीं लगता कि बोरिंग का जो खर्च है मुश्किल से 5-6 लाख रुपया होगा। एक उसमें बहुत बड़ी उसमें मोटर भी नहीं लगती है, 8-10-15 हज़ार रुपए की होती है। और बिजली का तकरीबन से खर्च होगा उसमें 2-2.5 लाख, तो तकरीबन ये 8-1 लाख रुपए का काम रहा होगा। जो मुझे लगा और मैं वही बोल रहा था, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। तो चलिए और थोड़ा-सा बात कर लेते हैं सर। अब ये पानी की जो समस्या मुझे लगता है इससे तो दूर होने वाली नहीं है। मेरी जल संस्थान में भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि एक डीपीआर पहले की तकरीबन 76 करोड़ की है, उनके बाद और एक डीपीआर की और तैयारी चल रही है। तो अब क्योंकि खत्म होने वाला है, आज आखिरी दिन है, सही है। तो अब मैं क्या? आपको बताता हूँ, थोड़ा पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जब से ये समस्या हुई है, विधायक जी ने भी नीचे शासन में गए थे और इसके लिए जो जीएम है कोई शुक्ला जी, उन्होंने पैसा भी इसके लिए
सैंक्शन कर दिया है। अब एक बोरिंग जो है पहले से प्रस्तावित है, वो पहले जो विधायक जी थे केदार सिंह जी, उन्होंने उस काम को बढ़ाया था लेकिन पूरा नहीं हो सका था। केदार सिंह जी का भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो उनकी जो योजना थी उस समय की, उस योजना के लिए पैसा डाल दिया गया है। उसमें तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए तो सैंक्शन हो गया है और बहुत जल्दी उसमें काम चालू होने वाला है। एक तो ये है। जो दूसरी जो डीपीआर की बात कर रहे हैं, जो ये हर घर जल और हर घर नल वाली जो स्कीम थी, क्योंकि बड़कोट ये शहरी क्षेत्र में आता है, इसका ये सेकंड फेज में होना है। तो जायका में इसके डीपीआर जा रखी है, वो तकरीबन 60-70 करोड़ रुपए की है। वो ऑलमोस्ट, लेकिन वो क्या है कि वो एक प्रोसेस है, वो लेकिन जब होएगा तब उसका, वो जिस चरण में होएगा उसमें कितना टाइम सरकार लेती है, लेकिन जो वैकल्पिक समस्या है पानी की, वो आने वाले 2-3-4 महीने में खत्म हो जाएगी। अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग जायका समझ रहे होंगे, जापान भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छे से कार्य हो उसके लिए अनुदान देता रहता है और उसी स्कीम का नाम जायका है। और ये कई जगह पहाड़ों पर चल रही है, कई जगह स्कूलों में ऊपर नीचे भी होता दिखता है, पर आशा करते हैं यहाँ पर वो काम ठीक होते रहे। सर, छुईबत का एक दौर था, अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ पहुंचे थे और तब भी मैं सोच रहा था डोभाल जी से मुलाकात तब हो नहीं पाई। उस दौरान कई प्रश्न भी उठे, जैसे कि पहला प्रश्न ये था कि जब से भाई संजू डोभाल यहाँ पर कार्यभार संभाला है, ये केवल अपने ही लोगों को काम दे रहे हैं, बाहर वालों को काम नहीं दे रहे। कोई भी ठेका है तो इनके लोगों को ही मिल रहा है, ठेकेदार सारे इनके अपने। देखिए त्रिभुवन भाई, ऐसा है, मैं आपको साफ बात बताता हूँ। ये उनका दूसरा आरोप था। पहला आरोप उनका ये था कि विधायक जी, आपने सुना था? हाँ, मैंने आपकी छुई बात जो कार्यक्रम था सुना था। आपने पीडब्ल्यूडी के आगे कहीं पे करा था। उसमें ज्यादातर जो लोग हैं, वो कुछ तो उसमें नए नवेले जो अभी बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन करी है वो लोग थे, और कुछ उसमें बीजेपी के पदाधिकारीगण थे, संगठन के लोग हैं। देखिए, उनका काम ही है कि वो लोग आरोपी लगाने का काम है। और मैं आपको बताऊं, आप बड़कोट में भी किसी ऊंची जगह पे चले जाइए और आप चारों तरफ देखिए, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सरकारी बिल्डिंग की बात हो, आप इस हमारे घर से भी देखेंगे, जो तकरीबन इतनी ऊंचाई पे नहीं है। 2 बिल्डिंग तो मैं आपको सामने पे दिखा देता हूँ जो आज के डेट में बन रही है। बड़कोट में पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बन रही है, और बड़कोट में एक डाइट है, उसकी बिल्डिंग बन रही है। एक मॉडल स्कूल है जिसकी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मुझे लग रहा 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसकी आजकल नई बिल्डिंग बन रही है। और एक सड़क है बड़कोट में जो राजगढ़ी मार्ग को जोड़ता है, वो तकरीबन 40 साल पुरानी रोड है, और आज की डेट में आप उस पे जाएंगे, वो रोड का डामरीकरण हो चुका है और पेंटिंग हो चुकी है। और लोगों की यही एक समस्या थी, जो बड़कोट का 50% लोग जो राजगढ़ी रोड पे रहते हैं यमुनोत्री विधानसभा के, वो उसके धूल से बड़े परेशान थे। ये वाकई तिलाड़ी वाली मार्ग की बात कर रहे हैं शायद आप? हाँ, तिलाड़ी हाँ, उस वाली मार्ग पे हमेशा ही, और बरसात के दौरान तो वो वो बहुत हमेशा खराब हो ही जाता खराब होती है। लेकिन आज आप जाएंगे उस रोड पे तो आपको इतनी चौड़ी हो चुकी है, और उसका डामरीकरण और उसके पेंटिंग हो चुकी है कि आपको ये लगेगा नहीं कि ये कोई मतलब कनेक्टिंग रोड है। ये बहुत, और बहुत सारी है पास में, मतलब कहीं पे भी आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम कहीं ना किसी एरिया में हो रहा है। दूसरी बात, मैं उनके संज्ञान के लिए भी आपके संज्ञान में बताना चाहता हूँ। विधायक जी केंद्र में जो पर्यटन के मंत्री है उनसे मिले थे, और देखो, हमारी जो यमुनोत्री विधानसभा है, हमारी जो लाइफ लाइन है, वो हमारी जो माँ यमुना का मंदिर है यमुनोत्री धाम, उससे जुड़ी हुई है। हमारी आजीविका तकरीबन 60% लोगों की आजीविका उस धाम से जुड़ी हुई है। तो विधायक जी दिल्ली गए थे, दिल्ली से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी कि जो हमारा यमुनोत्री धाम है वहाँ पे कोई भी व्यवस्था आज तक नहीं है। तो उसके लिए एक प्रॉपर, उसका बड़कोट से लेके यमुनोत्री तक, सिर्फ जानकी चट्टी से यमुनोत्री नहीं, बड़कोट से लेके यमुनोत्री तक की डीपीआर रेडी हो चुकी है, जिसमें जगह जगह पे पार्किंग है, और जो ये धर्मशाला है ये है, और जानकी चट्टी में प्रॉपर पार्किंग है। उसको दोबारा से पुनर्वास कैसे किया जाएगा, और यमुनोत्री धाम में ऊपर हेलीपैड, और उसमें एक, क्योंकि रास्तों का संकरा है तो उसमें एक और बाईपास का भी उसमें वो रखा है, प्राविधान रखा है। अच्छा। तो डीपीआर का जो टेंडर था मेरे ख्याल से तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए का तो डीपीआर का टेंडर था। अब वो प्रोजेक्ट कितने 100 या कितना 1000 करोड़ रुपए का होगा, आप भी समझ सकते हैं। उसके डीपीआर की ही कॉस्ट तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास थी। दूसरा जो है कि यमुनोत्री धाम काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, उसमें एक रोप वे सेंक्शन था, जिसका कुछ स्थानीय कारण बोलो या सरकार
का थोड़ा सा लगी ढिलाई बोलो, जिसका उसका टेंडर नहीं लग पा रहा था, वो रोपवे का टेंडर लग चुका है। और उस जो योजना है, देखिए हम तो, हमारे जो बड़े भाई हैं संजय डोभाल जी, वो तो आज विधायक बने हैं, और हम कतई ये नहीं कहना चाहते हैं कि वो जो रोपवे का प्रोजेक्ट है वो हम उनका लाया हुआ है या हमने कराया। वो जो पिछले जो नेता है ये जिन्होंने यमुनोत्री विधानसभा का प्रतिनिधित्व करा था, उनका भी उसमें बड़ा योगदान है, लेकिन कुछ कारणवश वो उसका टेंडर नहीं लग रहा था। अब उसका टेंडर हो चुका है। तो जो डीपीआर है वो तो कंप्लीट यमुनोत्री धाम की वो तो बन चुकी है। अब उसमें देखिए कब तक काम, अब नई गवर्नमेंट भी सेंटर में बनी है, अब कौन नए मिनिस्टर आते हैं, थोड़ा सा हो सकता है उसमें लेट लगती भी हो, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि यमुनोत्री धाम में जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जब तक हमारे बड़े भाई इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यमुनोत्री विधानसभा की, तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव जो उनको सुविधा मिले वो मिले, और क्षेत्र के लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो रोजगार मिल सके। डोभाल जी, ये आशा करते हैं, क्योंकि मैं अभी यमुनोत्री धाम से होकर आया हूँ, बहुत बुरे हाल हैं, और वहां पर लोगों से हमने ये देखा भी कि कैसे खच्चर वालों की स्थिति, और अगर ये डीपीआर जो आप बात कर रहे हैं ये बन के आती है तो अगले साल या फिर उसके अगले साल तक शायद काम हो जाएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक इस पे काम हो जाएगा। अब जो आप वहाँ पे असुविधा की जो बातें कर रहे हैं, घोड़ा पड़ाव हो या और साफ सफाई को लेके, रास्ते में भी वहाँ प्रॉपर मतलब लैट्रिन बाथरूम जैसी भी बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। वो क्या है कि जिला पंचायत जो है वो तकरीबन वहाँ से करोड़ों रुपए, मुझे 4-5 करोड़ रुपए कमा के लेके जाता है। वहाँ की स्वच्छता की जो जिम्मेदारी है और जो घोड़ा पड़ाव की जिम्मेदारी है, ये सारी जिम्मेदारी जिला पंचायत की है। हमने इस बारी उप जिलाधिकारी महोदय से बोला था कि एक जो वो घोड़े हैं उनका जो लीद है उसके लिए एक बैग की ट्रेनिंग इनको दो, और वो लीद की बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, जिससे गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, और लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना है जिला पंचायत ने। तो हमने उनसे साफ बोला था, एक तो स्वच्छता को लेके कि जो वहाँ पे बाथरूम्स वगैरह बने हैं, और एक घोड़े को लेके, और वो जो वहाँ पे लोग वर्कर आते हैं बेचारे बाहर, और डंडी कंडी वाले, उनसे ये करोड़ों रुपये लेके जाते हैं। तो हमने साफ बोला था कि भैया इनसे एक एफिडेविट लेके दो कि जितनी जिम्मेदारी आपकी है ये जिम्मेदारी के साथ आप काम करेंगे। लेकिन हमारा क्या एक ड्रॉबैक ये है कि हम एक तो निर्दलीय विधायक हैं, तो सरकार में क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी कितनी सुनी जाती है भाई साहब की, तो ये भी आप सोच सकते हैं। लेकिन हमसे जितना होता है हम उसके लिए करते हैं। हमारा प्रयास अब आगे ये भी रहेगा, जिला पंचायत को देखते हुए वो उसको आप हमारी निजी दुश्मनी से भी ना जोड़ के चलें कि उन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि जिला पंचायत वहाँ से करोड़ों रुपए लेके जाता है, कुछ करता नहीं है। अब आगे की हमारी कोशिश रहेगी कि उसे नगर पालिका बना दिया जाए, और एक अच्छी नगर पालिका जब वो बनेगी फिर वो सब कुछ वहाँ नगर पालिका के हाथ में रहेगा, तो हो सकता है कि वहाँ सुविधाएं लोगों को बेहतर मिल पाएगी। नहीं, ये बात तो बिल्कुल, और ये आप ही नहीं कह रहे सर, हो सकता है निजी जैसे भी आप सोचें, पर ये खच्चर वाले थे और जो स्थानीय वहाँ पर काम कर रहे हैं सबका यही आरोप था कि जिला पंचायत यहाँ से 3.5 से 5 करोड़ के बीच में लेकर जाता है, और उसके बाद भी वहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं हो पा रही। तो इस पर मैं जरूर चाहूंगा कि जिला पंचायत भी अपनी टिप्पणी दे, भैया हो क्या रहा है, क्योंकि जिला पंचायत के कुछ लोग तो हमें मिले थे, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस्ते से नजर आ रहे थे, ये तो हुआ था। पर इसके अलावा सर अब और आगे क्योंकि जो प्लानिंग चल रही है उनमें क्या कुछ हो रहा है? प्लानिंग में ये है कि अभी जो पिछले जिन्होंने यमुनोत्री के विकास के लिए जो भी प्रयास करे थे, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जिस जगह पे वो काम छोड़े थे हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी कभी भी ऐसी भावना नहीं है, और ना हम उन कामों को अपना बताने के उसमें है। भैया जितना उन्होंने कर रखा था उनका श्रेय उनको मिलना चाहिए। तो अभी जैसे हमारे यहाँ एक नवोदय विद्यालय भी है यमुनोत्री विधानसभा में, अभी वो किराए पे चल रहा था, तो उसकी बिल्डिंग बननी है तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए की, उसका भी टेंडर हो चुका है। और तमाम रोडें हैं जितनी भी मतलब पेंडिंग पड़ी थी, तो वो सारी काम, मतलब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई काम होगा जो यमुनोत्री विधानसभा के विकास के लिए चाहिए होगा और हम उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होगा। हाँ, हमारे सामने वो चीज नहीं आ रही है या हमें समझ में नहीं आ रही तो अलग बात है। चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में दीजिए, हम डायरेक्ट बात करेंगे, और उन पे, क्योंकि ये जनता का भी कार्य साथ साथ बढ़ता रहेगा। क्यों जी? हाँ, ये तो हमारी, चलो जो उन्होंने एक आरोप लगाया था कि कुछ काम नहीं कर रहे। दूसरा, आपकी जो छुई बात कार्यक्रम था, एक उनका बड़ा आरोप ये था कि जो विधायक के लोग हैं वो करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। तो वैसे देखिए ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है, ये बिल्कुल सत्य बात है।
विधायक के जो लोग हैं वो करोड़ों रुपए के काम कर रहे हैं और ये सत्यता है, हम इसे नकारेंगे नहीं। जो सच है वो सच है, मैं नकार भी दूंगा, जनता को सब पता होगा। भैया जिन लोगों ने संजय डोभाल को निर्दलीय होते हुए विधायक बनाया, जिस कार्यकर्ता ने संजय डोभाल के लिए रात दिन एक करी, किसी ने भूखा भी रहा, किसी ने पैसा भी लगाया, किसी ने कंधे पे नचाया, किसी ने अपने गांव में दुश्मनी मोल ली, दूसरे नेताओं से ली। अगर वो कार्यकर्ता आज के डेट में संजय डोभाल के पीछे अपनी आजीविका, अपनी ठेकेदारी या कोई भी काम करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं और हम ऐसे कार्यकर्ता के लिए अभी नहीं, हमेशा उनका साथ देंगे। और मेरी तो आपके चैनल के थ्रू एक और जो कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं और चाहते भी हैं करना, वो कार्यकर्ता अपने विधायक जी के पास जाए और कुछ ना कुछ करें, क्योंकि मुझे पता है बेरोजगारी का आलम इस देश में आज क्या है। मैं बताऊं आपको, मैं दिल जीत लिया आपने आपकी इस बात से। देखिए वो होना भी चाहिए शायद, जो आप देखिए बेरोजगारी का आलम तो आपको पता है, ठीक है ना। तो भाई अगर कोई कार्यकर्ता अपनी आजीविका के लिए कोई छोटी मोटी ठेकेदारी विधायक जी के बलबूते कर लेगा तो मैं तो इसे नहीं मानता। हाँ, कहीं ऑफ द वे जाके हम किसी को वैसा बेनिफिट दें तो अलग बात है। आप हमारे ऊपर ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई कार्यकर्ता विधायक निधि का काम करता होगा। हम सार्वजनिक तौर पे गांव में पहले दिन से हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने साफ बोला कि विधायक निधि जो गांव के बीच में दो और गांव के लिए ही लोग वो सारे मिलके करेंगे। हमारा कोई ऐसा कार्यकर्ता कभी विधायक निधि करते हो आप देखेंगे तो आप हमको जरूर टोकेगा। पर इसमें इधर जो बाहर के भी हैं, अगर वो आए कभी काम मांगने तो देखिए जो बाहर के जो लोग हैं, देखिए भाई हम तो आज राजनीति में है ना, हमारा भाई आज विधायक है, कल तो था नहीं। जाहिर सी बात है वो लोग कहीं ना कहीं किसी अपने राजनीतिक से जुड़े होंगे। हाँ, वहां पे उनका बहुत बहुत स्वागत है और हम उनकी मदद उतनी ही करेंगे जितना हम अपने कार्यकर्ता की करते। हाँ, लेकिन कभी हमारा जो जिसने जो पहले हमारे साथ था, हमारी प्राथमिकता पहले उसके लिए रहेगी। सीधी सी बात है। अगर वहां पे कोई दूसरा नहीं है तो उसकी भी है। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने यमुना घाटी के ठेकेदारों की एक मीटिंग भी करी थी। मैंने कहा था यहाँ अभी ऑल वेदर रोड मिली, यहाँ के सारे लोग या तो कोई चाय बना के पिला रहा है, कोई या तो ट्रक चला रहा है, ज्यादा यही काम कर रहा है, या ज्यादा कोई मुंशीगिरी कर रहा है। मैंने साफ बोला था इनकी मशीनरी बाहर से, इनके सब कॉन्ट्रैक्टर बाहर से। मैंने कहा आप सब लोग यूनियन बनाओ, क्योंकि पहाड़ के लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि अरबों करोड़ों रुपए के ठेके लें। मैंने कहा आप लोग सब ये बनो, चलो हम बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे लोकल के लोगों को मिले ना। आज टनल की भी यही स्थिति है। उसमें मैं ये भी स्वीकार करता हूँ शायद हमारी भी कोई कमी है कि हम अपने लोगों का वहाँ पूरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। टनल में भी हमने देखा कि जितने भी जो तो लेमैन वर्कर है, मजदूर आदमी है, वो तो हमारा लोकल आदमी है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो हैदराबाद से आगे बैठ रखा है, कोई ना कोई हैदराबादी उसने बिठा रखा है। हमने बोला है कंपनी वालों को साफ साफ कि भैया आने वाले समय के अंदर इसमें सुधार लाइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा और हम इस कार्य को नहीं तो आगे नहीं होने देंगे। हमने क्लियर कट बोला है भैया इस विधानसभा में का आदमी यहाँ का रुपया पैसा कमाए हम इस पक्ष में है, बाहर का आदमी कमा के ले जाएगा हम इस पक्ष में कतई नहीं है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कल हम जब डीजी से बात कर रहे थे तो वहां पे इधर एक मुद्दा चल रहा था, 132 लोगों को 40 लाख रुपए तकरीबन जो देना था उन्होंने दिया नहीं, और हमने उस पर कहा कि भाई 55 करोड़ रुपए तो मैं बाहर पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड देने के लिए तो है, हमारे लोगों के लिए आप पैसे नहीं दे रहे। पर ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये मेरे बात जब संज्ञान में आई थी ना, मैंने विधायक जी से बोला था और उन लोगों ने प्रॉमिस करा है। कंपनी ने काफी कुछ बोला है कि उन्होंने काफी नुकसान हुआ है, 500-600-700 करोड़ रुपए उनका वो रेस्क्यू में लगा है। तो एक थोड़ा सा मानवता का नाता उनको थोड़ा सा टाइम दे रखा है। और ऐसा नहीं हो हमारे नॉलेज में बात है, लेकिन उसको काफी समय हो गया। अब मेरे ख्याल से जो कंपनी खरबों रुपये का काम कर रही है उसे इतनी दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। दूसरा एक क्या है कि यहाँ पे जिला पंचायत जो है वो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके पास डायरेक्ट फाइनेंशियल पावर है। हमारे यहाँ पे एक गंगना एक जगह है, हमारा एक पवित्र स्थान है, आस्था की जगह है। वहाँ गंगा जी का पानी आता है, इस वजह से वहाँ उस जगह को गंगनानी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि वो धार्मिक स्थल है और वो जिला पंचायत के शायद अंडर में आती है। जिला पंचायत वहाँ पे क्या है कि एक गेस्ट हाउस बोलो या होटल बनाना चाह रहा था, और वो बनाने से पहले ही वो क्या है कि वो उसको लीज कर चुका है, और जो इनके डायरेक्टर हैं जिला पंचायत के उसके पास वो एग्रीमेंट जा रखा है, शायद उसको परमिशन नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति इन लोगों की है। ऐसी इको टैक्स को लेके देखा होगा आपने। भाई ठीक है, सरकार के विभिन्न जियो होते हैं कि कोई भी पंचायत अपनी जो वो आमदनी है कैसे बढ़ाएगी। अब रही इको टैक्स की बात, भैया आप पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ करेंगे तब ना आप टैक्स लोगे।
भाई जब मैं कुछ कमाऊंगा तो मैं इनकम टैक्स दूंगा ना। आप कुछ करेंगे भाई इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए आप कुछ करेंगे तो आप टैक्स लीजिए ना। और आपको परमिशन मिली होती, आपने तो एक सरकारी जियो जो कॉमन जियो है वो ला गया वहां पे बैरियर लगा दिया दादागिरी से। आपको एनएच ने हटा दिया, आपको सचिव ने हटा दिया और आज वो लोग फिर नहीं है। मतलब जिला पंचायत जो यमुनोत्री की असुविधाओं का जिम्मेदार है, उसका काम सिर्फ उगाई का मात्र रह गया है। और आप चाहे कहीं भी चले जाइए, आप इस पूरे क्षेत्र में चले जाइए, जिला पंचायत ये कह दे कि मैंने फलाना काम वहां कराया है, मुझे नहीं लगता रवाई घाटी में कोई भी भाई आप तो रोज ही आते हैं, मुझे ऐसे लगता है आप महीने 2 महीने में एक बार आते हैं। आप जिला पंचायत का करोड़ों रुपए उसने खर्च करे, एक काम बता दीजिए। मैंने विधायक जी के काम बताए। और हमारा तो साफ सीधी सी बात है, हमारा कार्यकर्ता अगर हमारे पास आज नहीं आता है तो जब हम अगली बार इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो कार्यकर्ता इलेक्शन के समय हमें टोकने का भी का अधिकार नहीं होएगा। भैया तेरे को कुछ करना, हम तेरे साथ नहीं दे रहे, इसका मतलब ये थोड़ी विधायक जी विधायक बन गए वो तो अपने ऐसो आराम में रहे और कार्यकर्ता भटकते रहे। ऐसा हमारी सोच नहीं है। हम चाहते हैं हमारा कार्यकर्ता हमसे आगे बढ़े, कोई ऐसी बात। बड़ी बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते चलते एक प्रश्न आपसे और हो जाए, बड़ी जोरों शोरों से सुनना है क्योंकि हम वही चक्कर मारते रहते हैं कि तैयारी में अब की बारी विनोद डोभाल भी लगे हुए हैं जिला पंचायत ये नगर पालिका के लिए, तो कैसी चल रही है तैयारी और क्या कुछ देख रहे हैं आप आगे? देखिए हमारी कोई तैयारी नहीं है ना, आप किसी से पूछोगे ये बात को कि भाई हम कि विनोद ने कभी बोला कि मैं चुनाव लड़ने के उसमें हूँ। हाँ लेकिन हमारी जो भावना है, मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो बड़कोट के लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं कार्यकर्ता, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो बात बेसिकली हमारे लड़ने की इसलिए आई थी, हम ये चाहते हैं कि पहले हमारा कोई कार्यकर्ता हमें मजबूत स्थिति में दिखे, और कल भी दिखेगा। मेरे को नॉमिनेशन तक भी अगर हमारा कोई कार्यकर्ता कोई दिखेगा मजबूत स्थिति में जिसकी हम सीट निकाल सके, तो हम पहले उस कार्यकर्ता को वरीयता देंगे। ये हम पहले से बोल गए हैं। विधायक जी ने इस पे बोला था यार ऐसे कैसे होगा, मैंने कहा भैया फिर हमारा कार्य क्यों, देखिए बड़ी पार्टियों के पास संसाधन होते हैं और उनके पास एक अपना संगठन का स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास तो हमारा ही कार्यकर्ता है ना, हमारे पास कोई पार्टी जैसा स्ट्रक्चर तो है नहीं है, तो इसलिए हमें अपने लोगों को मजबूत करना है। और अगर कोई नहीं है तो फिर मैंने कहा हम जिम्मेदारी, तो फिर उस कंडीशन में हम लड़ेंगे। तो अभी विधायक जी के पास है कि अगर उनको लगता है किसी कार्यकर्ता के कि किसी कार्यकर्ता को वो लगता है हमें कि जीतने की स्थिति में है, तो पहले हम कार्यकर्ता को प्राथमिकता देंगे। हमारी बात दूसरी है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद डोभाल जिन्होंने स्पष्टता से बात रखी है अपनी, और यकीन कुछ गुस्सा भी मुसीबत के दौर में यकीन बात नहीं कर पाते थे कि इनको याद थी वो बातें कि ऐसी भी बातें हुई थी। चलिए बड़कोट में पानी का निस्तारण कब हो पाएगा ये तो बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसके साथ जो यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाएं हैं और उन तमाम पर जो चर्चा हुई है उसके बारे में आपको क्या कहना है, कॉमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका।